हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउसिंग लोन जो हम लोग लेते हैं उसके क्या-क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाउसिंग लोन का आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जो हमारा हाउसिंग लोन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट और एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप दोनों का बेनिफिट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, आप दोनों के दो अलग अलग सेक्शंस पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो उसका बेनिफिट जो है आप सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 80C वही सेक्शन है जिसके अंदर आप LIC, ELSS, PPF, यूलिप, ट्यूशन फीस इत्यादि डिडक्शंस का बेनिफिट क्लेम करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उसकी अगर आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेमेंट किया है तो उसका भी डिडक्शन सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका 80C का शॉर्टफॉल हो रहा है, यानी कि मान लीजिए आपकी LIC, ELSS, PPF सब करने के बाद भी आपका कुछ रुपया शॉर्ट पड़ रहा है और आपने उस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप उसके स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि 80C सेक्शन के अंदर में जो है आपको डिडक्शन जो है सिर्फ प्रिंसिपल का रीपेमेंट का ही मिलेगा। इसका ये मतलब हुआ कि आप जो अपना लोन रिपेमेंट करते हैं उसमें दो कंपोनेंट पेमेंट होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो सिर्फ जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसका बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, रेंटेड हो, वेकेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रॉपर्टी आपने परचेज की है तो आप इसके अंतर्गत उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो लिमिट है वो 1.5 लाख की वो ओवरऑल लिमिट है। इसके लिए आपको कोई सेपरेट डिडक्शन का लिमिट नहीं मिलता है। इसका मतलब कि अगर आपका टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, PPF, LIC और अदर आपका इन्वेस्टमेंट्स अगर लेके 1.5 लाख अगर आपका ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ आपको कोई सेपरेट बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि जिस भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप ये डिडक्शन क्लेम करेंगे, वो प्रॉपर्टी को 5 साल के अंदर बेच देते हैं, तो इसके पहले सालों में अगर आपने इस सेक्शन में प्रिंसिपल रिपेमेंट का अगर कोई भी बेनिफिट क्लेम किया होगा तो वो आपको रिवर्स करना होगा। यहाँ दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि 80C में जो बेनिफिट मिलता है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज की प्लान जरूर कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने ऑलरेडी एक हाउसिंग लोन ले रखा है और आपका एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि PPF है या LIC है, वो आप इस फाइल से पेमेंट नहीं करके, जिसमें कि आपने प्रॉपर्टी परचेज किया, आप किसी और फाइल से पेमेंट करिए, ताकि आपको यहाँ पर इस 1.5 लाख का पूरा बेनिफिट मिल सके और आपके हाथ में इस फाइल में कुछ पैसा जनरेट हो सके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 24 में, जहाँ की हम हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम करते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है वो 2 लाख रुपए तक का मिलता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है, यानी कि जो आपने नई प्रॉपर्टी परचेज की है उसको आपने भाड़े पे लगा दिया है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है तो अगर आपकी इंटरेस्ट सालाना 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो, आपको पूरे का पूरा डिडक्शन मिलेगा। ये लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो डिडक्शन है वो आपको अगेंस्ट रेंट की इनकम मिलेगा। अगर आपकी वो प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं है, खाली पड़ी है, तो वो आपकी ओवरऑल 2 लाख की लिमिट में आ जाएगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेक्शन 24 है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक 24A और एक 24B। अपना जो डिडक्शन है वो सेक्शन 24B में मिलता है। सेक्शन 24A में जो है वो रेंट के अगेंस्ट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 30% का, वो मिलता है आपको। इसके अलावा आपका जो होम लोन है ये जरूरी नहीं है कि वो बैंक से हो। इंटरेस्ट का जो सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है आपको, उसके लिए आपका जो लोन है वो आपका बैंक से भी हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है, आपके दोस्त और रिश्तेदारों से भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि मान लीजिए कि आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से लोन लेके उस प्रॉपर्टी को परचेस करते हैं। बहुत बार लोगों के मन में क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि बैंक से हाउसिंग लोन बोल के लोन नहीं लिया है, तो हमको उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, भले ही आपका लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना हो। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज करना होगा, वो है कि आपको ये नेक्सस प्रूव करना होगा कि आपने जो लोन लिया है वो आपने प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए यूज किया है। यहाँ मैं एक बात फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि डिडक्शन जो है
वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, रेंटेड हो या वेकेट हो, ये 2 लाख की बेनिफिट आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट 1.5 लाख किया है तो 1.5 लाख मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट 2.5 लाख का कर दिया है तो मैक्सिमम जो 2 लाख की है लिमिट, वहीं तक आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने के लिए जिसका आज के ज़माने में बहुत चलन है, वो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम करना है, इसके लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहला है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो आपने जो लोन लिया है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, और जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है अंडर कंस्ट्रक्शन फेज का, वो इंटरेस्ट आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा उसका। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि मान लीजिए आपने 2022 में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है और आपने उसके लिए लोन ले लिया है बैंक से, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका अगर आपको बेनिफिट क्लेम करना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन को जो है 2027 से पहले कंप्लीट होना होगा। उसके अलावा जो सेकंड क्लॉज है वो है, मान लीजिए आपने अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के पीरियड में कंप्लीट हो जाता है, तो आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया है कंस्ट्रक्शन फेज में, वो आपको ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो ओवरऑल लिमिट है 2 लाख के इंटरेस्ट की, वो यहाँ पर भी लागू रहेगी। अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे, मान लीजिए आपने 2022 में लोन लिया है और उसका कंस्ट्रक्शन जो है 2025 में कंप्लीट हो जाता है, और जो टोटल इंटरेस्ट है वो मान लीजिए आपने 5 लाख का पेमेंट किया है, तो यहाँ पर जो है आपको डिडक्शन जो है वो 2026 से 2030 तक मिलेगा, वो भी 1 लाख पर ईयर करके। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट जो है, यानी कि कंस्ट्रक्शन फेज होने के बाद भी जो लोन का इंटरेस्ट पेमेंट होता है, वो अगर 2 लाख से बेसी ऑलरेडी हो रहा है तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पोजेशन हैंडओवर लेने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो अगर 2 लाख से कम है तो आपको इसका फर्दर जो बेनिफिट है वो मिलेगा और आप 2 लाख का पूरा बेनिफिट क्लेम कर पाओगे। इसके अलावा जो छोटे होम बायर्स होते हैं, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी वैल्यू कम होती है, उनके लिए 2019 के बजट में सेक्शन 80 डबल ई ए लाया गया था, जहां पर कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर आपको अपने होम लोन के इंटरेस्ट का 1.5 लाख तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। इस सेक्शन में आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ते हैं। वो कंडीशन है कि आप जो है फर्स्ट होम बायर होने चाहिए अपने फैमिली में, यानी कि अगर आपकी फैमिली में आप हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन हैं तो उसमें आप सब में से जो भी प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है उसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, यानी कि जो रजिस्ट्री वैल्यू होती है, वो 45 लाख से कम की होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप मेट्रो सिटीज में अगर प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आपका कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 645 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं जो कि मेट्रो नहीं है तो 90 स्क्वायर मीटर, यानी कि लगभग 968 स्क्वायर फीट से कम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके अलावा जो लोन है वो आपको यहाँ पर कंपलसरीली बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से ही लेना होगा। अगर ये लोन आपका बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से नहीं है तो आप 80 डबल ई ए के सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका लोन है वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच लिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने इस पीरियड के बीच में लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 80 डबल ई ए में इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर आपको एक चीज जो ध्यान रखनी होगी कि वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन, deduction shall not be allowed in respect of such interest under any other provisions of this act for the same or any other assessment year। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस सेक्शन में इंटरेस्ट का बेनिफिट ऑलरेडी क्लेम कर लिया है तो आप दूसरे सेक्शन में, यानी कि जो सेक्शन 24 है उसके अंदर इसका और सेकंड बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स में आप इस चीज का डबल बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी इंटरेस्ट जो है वो 3.5 लाख की आप पेमेंट कर रहे हो तो आप 2 लाख का इंटरेस्ट 24 में क्लेम कर सकते हो, और 80 डबल ई ए का जो सेक्शन है इसके अंदर आप बैलेंस 1.5 लाख का इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए आपकी इंटरेस्ट 3.5 लाख नहीं 2.5 लाख ही है तो आप 2 लाख का इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 24 में क्लेम करो और 50,000 का जो बेनिफिट है वो 80 डबल ई ए में क्लेम करो। लेकिन वो जो 50,000 का पोर्शन है उसके लिए आप कहीं और बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाते। इस चीज को यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है।
इसके अलावा दोस्तों अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि है जॉइंट होम लोन। दोस्तों हम जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आजकल देखा गया है कि जनरली जो प्रमोटर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर्टी को दो नाम में परचेज करें। हम वैसा करते भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सेकंड होल्डर होता है जो कि हमारा घर वाला ही होता है, जैसे कि ये मान लीजिए आपकी स्पाउस हो, आपके फादर हो, मदर हो या ब्रदर हो या आपके बच्चे ही हो, आप पेमेंट उनसे नहीं करवाते हैं, आप पेमेंट खुद से ही करते हैं खाली, और उनका सिर्फ उस लोन में नाम रहता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई जॉइंट में प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं और आपके साथ जो जॉइंट परचेजर है अगर उसकी खुद की कोई इनकम की सोर्स है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप उनके अकाउंट से भी कुछ पेमेंट करवाएं। तो इससे आपका फायदा क्या होगा कि आप जो अपने लोन की ईएमआई पेमेंट कर रहे हो उसके लिए जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो दोनों को अलग अलग मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई बड़ी प्रॉपर्टी ली है, उसके लिए आप बड़ा लोन का ईएमआई चुका रहे हो और आपको इंटरेस्ट का पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई जॉइंट ओनर होगा साथ में, तो इस इंटरेस्ट का जो है पार्ट बेनिफिट वो भी क्लेम कर पाएगा और पार्ट आप भी क्लेम कर पाओगे। उसी तरह प्रिंसिपल रिपेमेंट भी जो है, वहां पर भी आपको दोनों को इंडिविजुअली बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी में सिर्फ नाम होने से ही उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्होंने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए पेमेंट भी किया होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज और वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि होम लोन में जो है दो कंपोनेंट होते हैं, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल का जो बेनिफिट है वो आपको 80C के अंतर्गत मिलता है जो कि ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट के अंदर आता है। उसके अलावा सेक्शन 24 के अंदर आप इंटरेस्ट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो जो कि सब्जेक्ट टू 2 लाख तक का है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हैं तो इंटरेस्ट की कोई कैपिंग नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट 4 लाख हो, 5 लाख हो, जो भी अमाउंट हो वो आपको रेंट की इनकम के अगेंस्ट में पूरा सेट ऑफ मिलता है। अगर आप प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पे लेते हैं और अगर दोनों पर्सन इस प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करते हैं तो दोनों को अलग अलग से 2 लाख और 1.5 लाख की लिमिट का फायदा मिलता है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ जो कि है कि मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी प्रिंसिपल रिपेमेंट जो है वो 1.5 लाख से बेसिक की हो रही है सालाना, तो आप कोई भी टैक्स सेविंग अपने अकाउंट से नहीं करके उस टैक्स सेविंग को आप दूसरे अकाउंट से करिए। ताकि क्या होगा कि आपको 1.5 लाख का फायदा यहाँ भी मिलेगा और 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट करने का फायदा दूसरे अकाउंट से भी मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर चुके हैं तो ये सारे जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताए होम लोन के, उसमें से एक भी बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा आपको। तो जब भी आप अपना टैक्स कैलकुलेट करें तो ये जरूर चेक कर लें कि आपको टैक्स का फायदा कौन सी रेजिम में हो रहा है, ओल्ड में या न्यू में। क्योंकि अगर आप ये सारे डिडक्शंस अगर क्लेम कर रहे हैं तो आपको पुराने रेजिम में ही बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।